नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बिलाड़ा न्यूज में। आज हमारे साथ पाली लोकसभा में बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से पीपी चौधरी उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल और निर्दलीय लाल सिंह जी देवासी ने यहाँ ताल ठोक दी। और आज हमारे साथ बिलाड़ा आई माता मंदिर में जो दर्शन के लिए पधारे हैं, आइए जानते हैं उनसे ये जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है उसके बारे में। सर, स्वागत है बिलाड़ा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बताएं इस मुकाबले के बारे में, मतलब आपने कैसे ये जो है निर्दलीय ताल ठोकी है और किस मंसूबे से आपने जो है ये किया है? मैं पाली में इसलिए आया हूँ कि पाली शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। विकास की दृष्टि से उद्योग आप देखिए जगह जगह। कभी कहा जाता था पाली वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होता था, लेकिन आप वस्त्र उद्योग की हालत देखिए पाली की। रोजगार नहीं है, पानी जगह जगह पे प्रॉब्लम है। हमारे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ की प्रॉब्लम है। जहाँ पे गांव में जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते, टीचर्स की प्रॉब्लम है। स्कूल में जाते हैं टीचर्स पूरे नहीं होते हैं। लेकिन ये बेसिक समस्याओं के बारे में कोई भी जाता नहीं है, कोई भी बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उनको पता है कि आप एक पार्टी से खड़े होइए, वोट तैयार है, इसलिए अब वोट अपने जेब में है। आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली एक ही काम करना है, वो आपको टिकट मैनेज करना है। ओके, बाकी जनता हर जगह मैं जा रहा हूँ, जनता 36 कौम में जा रहा हूँ, 36 कौम में जनता बोल रही है कि हमारा कोई विकास नहीं किया। सांसद महोदय 10 साल में 2 ही बार आते हैं या वोट पड़ते हैं तब आते हैं, और तब भी आपका भाग्य है कि आपके गांव में आ गए, वरना तो वहाँ भी नहीं आते हैं। आप अपनी फील्ड के बारे में बताएं, आप किस फील्ड से आए हैं? और हाँ, मैं एक्सिस बैंक में रीजनल हेड था। 14 स्टेट का हेड था मैं एक्सिस बैंक में। लेकिन हमेशा ये सोचता था कि अपना राजस्थान का विकास क्या है। राजस्थान अभी भी इतने सालों के बाद भी बीमारू प्रदेश में गिनती होती है, जिसमें आर जो है ना वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं जो नौकरी से मैंने त्याग पत्र दिया है, रिटायर नहीं है, रिजाइन किया, लाखों की नौकरी छोड़ी है, लाखों की नौकरी छोड़ के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, ताकि एक ऐसा मॉडल तैयार कर सके विकास का, जिसमें हमारे राजस्थान शिक्षा में आगे आ सके, स्वास्थ्य में आगे आ सके, रोजगार में, उद्योग में, पशुपालन में। आपको एक जस्ट आंकड़ा दे देता हूँ। उद्योग, ये जो दूध का उत्पादन है, दूध के उत्पादन में राजस्थान सबसे हाईएस्ट इंडिया में। 37 मिलियन जो लीटर है वो दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, 25%। लेकिन आप ये देखिए दूध का प्रोसेसिंग कहाँ होता है? किसको रोजगार मिलता है? गुजरात वालों। हमारे दूध हमारा, पशुपालन हमारा, युवा हमारे, वही युवा गुजरात नौकरी करने के लिए जाते हैं। ये हाल है मॉडल, ये हाल है मॉडल का। कहीं ना कहीं आपकी जो वेदना है वो हमें लगता है कि मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो छोटी छोटी जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनके बारे में देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अभी तक राजनेताओं ने इसकी सुध नहीं ली है। कहीं ना कहीं जाके जो क्षेत्रीय है वो सिर्फ एक वोट को लेने के लिए और देने के लिए और आदान प्रदान करने के लिए ही पार्टियां जो है मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रहती है, मूलभूत सुविधा के ऊपर कोई ध्यान नहीं। हाँ, एक और आपने बहुत अच्छा बोला कि बेसिक प्रॉब्लम्स, ये तो बेसिक हो गई। फ्यूचर क्या है? जैसे अभी स्टार्टअप का ज़माना है, जो हम लोग आज दुकानें देख रहे हैं ना, जैसे बिलाड़ा में दुकान देख रहे हैं, ये सब दुकानें 10-15 साल में बंद होने वाली हैं, क्योंकि डिजिटल सब कुछ क्या हो जाएगा, डिजिटल। तो किसका इंपॉर्टेंस रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग का। जो पैदावार करता है उसका इंपॉर्टेंस रहेगा। लेकिन राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पीछे है। ये भविष्य की बात बता रहा हूँ। दूसरा बात, अपना स्टार्टअप, कोई भी सिटी हमने स्टार्टअप सिटी के रूप में डेवलप नहीं किया। जैसे मैंने उदयपुर का उदाहरण दिया, उदयपुर को बेंगलोर क्यों नहीं बना सकते? उदयपुर को बेंगलोर बना सकते हैं, लेकिन हमारे युवाओं को खाली पलायन करके, छोड़ के पलायन करके जाते हैं, उनको स्किल नहीं दिया जाता, तैयार नहीं किया जाता। मेरा विजन ये है कि मैं इस पे फोकस करूंगा कि स्टार्टअप कॉलेज खोले जाएं। ये कैसे संभव हो पाएगा? स्टार्टअप कॉलेज खोल सकते हैं, जैसे दूसरे कॉलेज खोलते हैं ऐसे स्टार्टअप कॉलेज होता है। उसमें शिक्षा ये
दी जाती है कि बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस में भी फाइनेंस कैसे जुटाया जाए, कौन से सेक्टर में बिजनेस किया जाए, आईटी का यूज कैसे किया जाए, डिजिटल का प्रयोग कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, देश में दूसरे में कैसे किया जाए। ये सारी एजुकेशन जब होगी तब हमारे युवा आगे आएंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो ये पाली लोकसभा क्षेत्र है इसके अंदर देवासी बाहुबली जो एक बहुत ज़्यादा वोट बैंक माना जाता है, वो लगभग कितने लाख होंगे? हमारे करीब 3 लाख वोट हैं देवासी के, जो हमारी लोकसभा। हाँ 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभा में मिला के 3 लाख वोट हैं। लेकिन 3 लाख की कभी गिनती नहीं होती है। ओके, हर बार देवासी समाज को इग्नोर करते हैं, इसलिए ये बहुत दुर्भाग्य है। 77 साल के बाद भी पाली से एक भी एमएलए देवासी नहीं है। तो इस बार जो एक आपका भी महाकुंभ नहीं। हुआ है, महाकुंभ के अंदर जो आप लोगों ने शपथ ली है, आपके समाज वालों ने शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं जाके समाज का समर्थन है आपके साथ? समाज का समर्थन है, हर जगह पे जा रहा हूँ। अब ये देखिए सब लोग मेरे साथ में, हर जगह जा रहा हूँ। समाज में एक एक्साइटमेंट आया, और हमारे समाज में नहीं, हमारे जैसे दूसरे समाज में भी 36 कौम में एक एक्साइटमेंट आया। भाई कोई तो आया जो आवाज़ सुनने के लिए है, कोई तो आया जो हमारी प्रॉब्लम सुनेगा, कोई तो आया जो हमारे विकास के बारे में सोच रहा है। बाकी विकास के बारे में कोई बात नहीं करता, बाकी सब बातें करते हैं विकास को छोड़ के। जी हाँ, वो कहीं ना कहीं हमने जहाँ तक देखा है, मतलब कि भाई ये जो पार्टीवाद होता है या क्षेत्रवाद होता है या जातिवाद होता है, ये कहीं ना कहीं इसको लेके आप ऊपर उठ चुके हैं अभी तक। और आपके जो कौन से विजन है आपका, वो मूल विजन क्या रहेगा? मूल विजन ये है, मैं सबको बता रहा हूँ, जा जाके 36 कौम को बता रहा हूँ, थिंक कि वी आर सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग नागरिक हैं। कोई एक समाज स्कूल में जाता है, सारे समाज स्कूल में जाते हैं। कोई एक समाज रोड के ऊपर चलता है, नहीं चलता, सारे समाज जाते हैं। हॉस्पिटल में सारे समाज जाते हैं, उद्योग में सारे समाज काम करते हैं, सारे समाज की महिलाओं का प्रॉब्लम है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टी उसको जातिवाद के रूप में बांट देती है, और उसमें भी अधिकतर 80% जातियां वंचित ही रहती हैं, उनको तो कभी कोई पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपना ये सोच का तरीका बदलना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग नागरिक है, और एक नागरिक की तरह हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम सुने, जो हमारी प्रॉब्लम का समाधान करे। इसलिए वही रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं यहाँ पे आया हूँ। आप अपनी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले बनाएंगे या उसके बाद बनाएंगे? लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग पार्टी बनाएंगे, और बहुत ही अच्छी पार्टी बनाएंगे। मैं आप पाली लोकसभा जीतते हैं, सांसद चुनाव जीतते हैं, तो उसके बाद जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप क्या करेंगे? पाली मैं लोकसभा जीतता हूँ तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी स्कूल्स। हर गांव की शिक्षा में सबसे पहला मेरा होगा। दूसरा हेल्थ में मोबाइल हेल्थ सर्विसेज। आज जो हेल्थ का सर्विस का है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हॉस्पिटल्स लोगों के पास नहीं आती है, इसलिए हॉस्पिटल्स लोगों के पास आएंगी तो ये बीमारियां नहीं होंगी। तो हम लोग प्रिवेंटिव जो स्टेप नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्यूरेटिव ले रहे हैं कि बीमारी हो जाता है उसका इलाज करते हैं। जी हाँ। तीसरा होगा रोजगार के लिए। चौथा होगा महिलाओं के लिए। पांचवा होगा युवाओं के लिए। छठा होगा बच्चों के लिए। सातवां होगा पशुपालक, और आठवां होगा किसान। तो 8 एजेंडा लेके मैं चला हूँ। कहीं ना कहीं 8 एजेंडे में आप सबको मतलब जो है सम्मिलित कर लिया है आपने, और कहीं ना कहीं हर तबके को आपने जो है खुश करने की कोशिश की है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ऊंट किस करवट बैठता है। अभी त्रिकोणीय मुकाबला में आपने ताल ठोकी है निर्दलीय और पाली लोकसभा क्षेत्र से, और आपके सामने जो काफ़ी धुरंधर माने जाते हैं बीजेपी के पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल, जो काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं। अब ये तो टाइम बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि लाल सिंह जी की जीत होती है या दिल्ली जाते हैं जीत के। गाँव कोर्ट वाली शिकायत है। चुनाव लड़ी अपने आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। माता का हमने आशीर्वाद भी लिया है, सब लोगों से बात की, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी सेटल कहाँ है? अभी मैं शादी में है, और अभी पाली में ऑफिस लिया है, तो अभी सब जगह
फंड बन दिया बनना है जो तुम्हें बात जो आप लोग बढ़िया हो सब